Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on shutdown or continue decision or we call it keep or drop decision. Right? इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिविजन्स है, कितने एक से ज़्यादा डिवीजन है, राइट? और इसमें आपको बोला जाता है कि एक या एक से ज़्यादा डिसीजन को शट डाउन करना है या कंटिन्यू करना है, ये डिसाइड करो, राइट? तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि आप निकालेंगे कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लोज। तो इसमें जिसका भी कैश इनफ्लो आएगा वो वाला ऑल्टरनेटिव आप क्या करेंगे, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, जो आंसर आएगा वो अगर इनफ्लो है तो वो वाला डिसीजन क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सपोज शटडाउन में इनफ्लो है तो क्या कर देंगे, शट डाउन कर देंगे। सपोज कंटिन्यू में इनफ्लो है तो वो क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन अगर दोनों ऑल्टरनेटिव में इनफ्लो है, आउटफ्लो है ही नहीं, दोनों ऑल्टरनेटिव में इनफ्लो है, तो जिसमें ज्यादा कैश इनफ्लो हो वो हम करेंगे। अगर शटडाउन में ज्यादा कैश इनफ्लो है तो शटडाउन करेंगे, अगर कंटिन्यू में ज्यादा कैश इनफ्लो है तो क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? अभी ये देखना है कि जो कैश इनफ्लो है उसमें देखिए जो एक्चुअल कैश इनफ्लो हो रहा है वो तो लेंगे ही, लेकिन इसमें कौन से वाले इनफ्लो भी लेंगे, कॉस्ट अवॉइडेड। मतलब क्या होता है कि देखिए जब शटडाउन होगा तो कुछ कॉस्ट क्या हो जाएंगे, अवॉइड हो जाएंगे, राइट? शटडाउन जब होगा तो कुछ कॉस्ट क्या हो जाएंगे, अवॉइड हो जाएंगे। इट इज एज गुड एज कैश इनफ्लो। क्यों? क्योंकि देखिए दो डिवीजन है, एक में 1000 का कैश आउटफ्लो हो रहा है और एक में कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट? एक में 1000 का कैश आउटफ्लो हो रहा है और एक में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डिवीजन है जिसमें कैश आउटफ्लो हो रहा है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, और जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, आउटफ्लो भी नहीं हो रहा है, इनफ्लो भी नहीं हो रहा है, इट इज एज गुड एज कि हम 1000 रुपए का इनफ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो खर्चा हो नहीं रहा है, जो कैश जा नहीं रहा है, इट इज एज गुड एज कि वो सेव हो रहा है, कि वो इनफ्लो है, राइट? समझ में आ गया आपको कि कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो खर्चा हो नहीं रहा है, बिजनेसमैन के एंगल से सोचो ना, 1000 रुपए खर्च हो नहीं रहे, उस अल्टरनेटिव में 1000 रुपए खर्च हो रहे हैं, ये वाले ऑल्टरनेटिव में 1000 रुपए खर्च नहीं हो रहा है। सो इज एज गुड एज कि अगर उसमें हम माने कि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसमें क्या होगा, 1000 रुपए बच रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, 1000 रुपए सेविंग हो रही है, 1000 रुपए का इनफ्लो हो रहा है, राइट? जो कॉस्ट अवॉइड हो रहा है इट इज एज गुड एज कैश इनफ्लो। तो मैम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ये क्वेश्चन को कॉस्ट अवॉइडेड क्यों लेंगे, डायरेक्ट सारे जो कैश इनफ्लोज है माइनस कैश आउटफ्लो कर देंगे। ये देखिए जो 1000 रुपए आपका एक ऑल्टरनेटिव में खर्च हुआ वो कैश आउटफ्लो में आ जाएगा, राइट? और जिसमें खर्च नहीं हुआ उसमें कुछ भी नहीं आएगा कैश इनफ्लो में, कैश आउटफ्लो में। सिंपल है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कैश आउटफ्लो वाले में 1000 ले लिया और जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, इनफ्लो आउटफ्लो, उसमें कुछ भी नहीं लिया। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा ऑल्टरनेटिव्स में जब कैलकुलेशंस बढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जिसमें कैश आउटफ्लो हो रहा है, राइट, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, और जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा मतलब उसमें उतने का ही क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो, कॉस्ट अवॉइडेड। आप उसको लिखेंगे बाकायदा कि वो कॉस्ट अवॉइडेड है, राइट? तो मतलब अगर आप देखें तो जिसमें कैश आउटफ्लो हो रहा है आपको उसमें डैश कर देना है, राइट? और जिसमें आपका कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या कर देना है कि उतने का इनफ्लो आया है, वो कॉस्ट अवॉइडेड है, राइट? ये करेंगे और इसको रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच से ही करना है ये क्वेश्चन को, ठीक है? जो क्या बोलते हैं, जो इनफ्लो आउटफ्लो सारे ऑल्टरनेटिव में सेम हो, फिगर्स भी सेम हो, सारे ऑल्टरनेटिव में सेम हो, तो आप क्या करेंगे, उसको लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इररेलेवेंट है, तीनों ऑल्टरनेटिव में वो वाला कॉस्ट इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है वो सेम है, राइट? नाउ स्टार्ट। EXE Limited manufactures a product called HN2. EXE Limited क्या प्रोड्यूस करता है, एक प्रोडक्ट HN2, राइट? The company is organized into two divisions, division KXA and division KXB. कंपनी में दो डिवीजन है, डिवीजन KXA एंड डिवीजन KXB,
right? Division KXA manufactures HN2 and division KXB which manufactures the containers, packs HN2 in the container and stores them by using a special protective material called P6. देखिए ये जो KXA है ये तो HN2 का मैन्युफैक्चर करता है, जो KXB है वो कंटेनर मैन्युफैक्चर करता है, राइट? और ये क्या करता है, HN2 को पैक करता है और स्टोर करता है स्पेशल प्रोटेक्टिव मटेरियल P6 में। आपको समझ आ गया? EXE है, उसके दो डिवीजन हैं, कौन से? KXA एंड KXB, राइट? उसमें से डिवीजन KXA क्या करता है? मैन्युफैक्चर्स HN2 मैन्युफैक्चर करता है, एंड डिवीजन KXB विच मैन्युफैक्चर्स द कंटेनर। जो KXB है वो क्या मैन्युफैक्चर करता है? कंटेनर मैन्युफैक्चर करता है, पैक्स HN2 पैक करता है HN2 को and stores them by using special material called P6 और उनको स्टोर करता है using special material P6, right? The details of the expenses incurred by the division KXB during 2011 are as under. देखिए मैंने यहाँ ईयर चेंज नहीं किया हुआ है, प्रैक्टिस मैनुअल में यही लिखा था, यही ले लिया है, ठीक है? 2000 ईयर के आपको क्या दिए हुए हैं? 2011 के डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस दी हुई है। आप कहाँ हैं? 2011 के ये जो फिगर्स है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस मार्च 31 को सपोज बने हैं, ये 31 मार्च 2011 के बाद हैं आप, राइट? आप कहाँ खड़े हैं? 31 मार्च 2011 के बाद आप खड़े हैं और आप ये क्या देख रहे हैं? डिटेल्स देख रहे हैं एक्सपेंसेस की। या फिर सपोज ये पूरे 2011 का है, यानी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2011 के एक्सपेंसेस है, तो आप कहाँ खड़े हैं? 1 जनवरी 2012, मतलब ये जो पीरियड के एक्सपेंसेस दिए हैं उसके बाद हैं आप, राइट? पास्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडिंग PX 5,25,000। डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडिंग ये कौन सा? PX जो स्टोरेज के काम आता है। डायरेक्ट लेबर 3,75,000, सुपरविजन 60,000, मेंटेनेंस ऑफ मशीन 27,000, रेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द वेयर हाउस यूज, जो वेयर हाउस का पार्ट यूज हुआ उसका रेंट 33,750, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1,12,500, मिसलेनियस ओवरहेड्स 1,18,125, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपोर्शन टू द डिवीजन 1,80,000, राइट? जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है अपोर्शन है डिवीजन में वो है 1,80,000, राइट? नाउ हाँ, मैं आपको ये एक चीज बता रही थी कि ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, जो हमने देखा कि कैश इनफ्लो होगा और कैश आउटफ्लो होगा, राइट? उसमें अगर स्पेसिफिक ओवरहेड्स है तो वो भी इंक्लूड होंगे, राइट? WYA Limited, a company engaged in warehousing of a variety of products, approached EXE Limited to undertake to manufacture the containers required on a contract basis for a period of 4 years for 9,37,500 per annum and or store the packed product for a further sum of rupees 1,87,500 per annum. WYA Limited क्या है? Engaged है in warehousing of variety of product. उसका काम ही क्या है? warehousing of variety of products. किसका? WYA Limited. इसका काम है warehousing of variety of products. वो EXE Limited के पास आती है और बोलती है कि आप ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंटेनर, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंटेनर, क्यों? ताकि आप उसमें HN2 स्टोर कर पाए, ठीक है? तो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंटेनर उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ 4 इयर्स का फॉर 9,37,500 पर एनम, और एंड मतलब इसके साथ साथ या फिर स्टोर करने का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूं, कितने रुपए में? 1,87,500। बेसिकली जो आपका डिवीजन KXB कर रहा है कंटेनर मैन्युफैक्चर और उसके बाद स्टोरेज, राइट? उनमें से मैं या फिर दोनों चीजों का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूं, कंटेनर का मैन्युफैक्चर प्लस स्टोरेज, ठीक है? एंड और लिखा है ना, या फिर दोनों में से एक का, या फिर कंटेनर के मैन्युफैक्चर का कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए या फिर कंटेनर के स्टोरेज का कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, राइट? Division KXB uses a machine for the manufacture of containers. This machine was installed 4 years ago at a capital cost of rupees 9 lakh and it has a useful life of 4 more years. It can be currently sold at rupees 1,87,500. Division KXB एक मशीन यूज करती है मैन्युफैक्चर करने कंटेनर का, ठीक है? यहाँ
कंटेनर के मैन्युफैक्चर में एक मशीन यूज करती है, वो 4 साल पहले इंस्टॉल हुई थी, तब कैपिटल आउटले हुआ था 9 लाख का, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 4 मोर ईयर्स। 4 साल तो हो गई, 4 साल और है यूजफुल लाइफ। अगर उसको आज बेचना चाहे तो वो कितने में बिकेगा 1,87,500, राइट। नाउ Division KXB purchased P6 worth rupees 7,50,000 during the last year, right? Division KXB last year क्या करती है, P6 खरीदती है कितने रुपए में 7,50,000 रुपीज में। आउट ऑफ दिस 1/5 was used during the last year and the cost thereof is included in the material cost of 2011। जो 7,50,000 खरीदती है उसमें से 1/5 तो लास्ट ईयर ही यूज हो गया, राइट, और जो बाकी का बचा हुआ है वो किस में इंक्लूडेड है, इन द मटेरियल कॉस्ट ऑफ 2011, राइट। लास्ट ईयर ही यूज हो गया 1/5, और जो बाकी का बचा हुआ है वो 2011 के मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूडेड है, राइट। The original purchase price of P6 was 3,750 per ton, but if sold now, the stock of P6 would fetch only rupees 3,000 per ton. Its current replacement cost is rupees 4,500 per ton. Original price P6 का कितना था 3,750 per ton था, but if sold now, लेकिन अगर अभी उसको सेल करे तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू सिर्फ 3,000 per ton है, और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट की अगर नया खरीदना पड़ा तो कितना है 4,500 पर टन, राइट। P6 की आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल कॉस्ट और परचेस कॉस्ट तीनों दी हुई है, राइट। डिवीजन KXB hired a warehouse for storage of the, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि हम कहाँ खड़े हैं, 1/5 was used during the last year and the cost thereof is included in the material cost of 2011। ठीक है, 1/5 लास्ट ईयर यूज हो गया था, और कॉस्ट किस में इंक्लूडेड है, इन द मटेरियल कॉस्ट ऑफ 2011 में इंक्लूडेड है, राइट। आपको समझ में आया कि लास्ट ईयर 1/5 यूज हो गया था, और उसका जो कॉस्ट है वो किस में इंक्लूडेड है, P6 का मटेरियल के डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग P6 लिखा भी है। डिवीजन KXB हायर्ड अ वेयरहाउस फॉर स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर 67,500 पर एनम। KXB ने क्या किया, वेयरहाउस को हायर किया, प्रोडक्ट के स्टोरेज के लिए वेयरहाउस को हायर किया फॉर 67,500 पर एनम। इट यूजेस ओनली हाफ ऑफ द स्पेस एंड हैज टेकन ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ रेंट इनटू अकाउंट। वो हाफ स्पेस ही यूज करता है, इसलिए हाफ रेंट को ही उसने अकाउंट में लिया है। द रिमेनिंग स्पेस ऑफ द वेयरहाउस इज आइडल। रिमेनिंग स्पेस क्या है, आइडल है, राइट। ये देखिए रेंट ऑफ वेयरहाउस 33,750 लिया है उसने, क्यों, क्योंकि वो हाफ स्पेस ही यूज करता है, और हाफ स्पेस क्या है, आइडल है, राइट। नाउ रिक्वायर्ड Evaluate the following 3 proposals on a 4-year term basis and state recommendation। आपको जो प्रपोजल है उसको 4-year term basis पे क्या करना है, इवेल्युएट करना है और स्टेट करना है रिकमेंडेशन। 4-year basis पे क्यों करना है, क्योंकि देखिए उसने बोला कि जो WYE है वो 4 years के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेगा कंटेनर को मैन्युफैक्चर करने का या स्टोरेज का, राइट। If the contract for manufacture of the containers and the storage of the product HN2 is given to WYE Limited, division KXB will be closed down. In that event, the supervisory staff will be transferred to another department and there will be 100% saving in direct labor cost। देखिए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट KXB क्या करता है, बेसिकली HN2 कौन बनाता है, KXB क्या करता है, कंटेनर का मैन्युफैक्चर करता है और स्टोरेज करता है HN2 का कंटेनर में, राइट। तो जब ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट WYE लिमिटेड को दे दिया, मैन्युफैक्चर का भी और स्टोरेज का भी, तो ये बोला गया कि KXB क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। अगर KXB क्लोज डाउन हो गया तो उसकी सारी कॉस्ट बच जाएगी, राइट।
कुछ कुछ कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इन दैट इवेंट द सुपरविजरी स्टाफ विल बी ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट. सुपरविजरी स्टाफ क्या होगा? दैट विल बी ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट. वो सुपरविजरी ट्रांसफर का कॉस्ट बचेगा नहीं, वो कॉस्ट तो लग ही रहा है. इट विल जस्ट बी ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट एंड देयर विल बी 100% सेविंग इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि परमानेंट एम्प्लॉयज हो. देखिए ये तो लिखा नहीं है मटेरियल कॉस्ट बचा, क्योंकि वो ऑफकोर्स है कि वो बचेगा ही. जब मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा है, जब चीजें हो ही नहीं रही है, प्रोसेस नहीं हो रही है, तो मटेरियल तो लगेगा ही नहीं, उसका कॉस्ट तो बचेगा ही. लेकिन लेबर के बारे में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है परमानेंट लेबर्स हो, राइट? तो उसको आप रिट्रेंच नहीं कर पाए. लेकिन यहाँ पे 100% सेविंग है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, और सुपरविजरी जो स्टाफ है वो ट्रांसफर हो जाता है अनदर डिपार्टमेंट, उसकी सेविंग नहीं होती. तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? कंप्लीट शटडाउन, पूरा का पूरा काम WY लिमिटेड करेगा. सेकंड, if EXE Limited continues to store the product HN2 and leaves the manufacture of the container to WY Limited, the machine in division KXB will not be required and the storage space requirement cannot be dispensed with. अगर EXE कंटिन्यू करता है स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर का वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है WYE लिमिटेड को, राइट? मैन्युफैक्चर का कॉन्ट्रैक्ट किसको दे देता है? WYE लिमिटेड को. मतलब अब उसको क्या करना पड़ेगा? पर एनम कितने रुपीस देना पड़ेगा? स्टोरेज के कितने? 1,87,500, राइट? नहीं, ये नहीं देना पड़ेगा. इसमें क्या बोल रहा है? स्टोरेज तो खुद करेगा, मैन्युफैक्चर का कॉन्ट्रैक्ट वो दे देगा. मतलब आउटफ्लो कितना हो जाएगा? 9,37,500 तो आउटफ्लो होगा ही, क्योंकि मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? WYE लिमिटेड. अब इसके बाद देखिए कि जो मशीन है वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? WYE लिमिटेड. लेकिन जो स्टोरेज स्पेस है उसकी रिक्वायरमेंट है, right? The supervisory staff will be required to be retained in division KXB and only 10% of all material will be used. Supervisory staff की भी जरूरत पड़ेगी और मटेरियल का यूज कितना होगा? 10%. The saving on account of labor retrenchment will come to ₹18,750 per annum. यानी जितना लेबर कॉस्ट लग रहा था उसमें से सिर्फ सेविंग कितनी होगी? 18,750 पर annum के लेबर की सिर्फ सेविंग होगी, राइट? क्योंकि स्टोरेज में शायद ज्यादा लेबर नहीं लग रहे हैं, मैन्युफैक्चर में लग रहे हैं. द मिसलिनियस ओवरहेड विल बी रिड्यूस्ड बाय 80%. लेकिन मिसलिनियस ओवरहेड कितने से रिड्यूस हो जाएंगे? बाय 80%. दैट इसका मतलब क्या है कि किसमें ज्यादा? अभी मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है ना, और रिड्यूस कितने हो जाएंगे? रिड्यूस बाय 80%. मतलब क्या? मैन्युफैक्चर में ही ज्यादा मिसलिनियस ओवरहेड्स लग रहे हैं और मैन्युफैक्चर में ही ज्यादा क्या लग रहा है? डायरेक्ट लेबर लग रहे हैं और मैन्युफैक्चर में ही ज़्यादा मटेरियल लग रहे हैं. क्योंकि अभी सिर्फ क्या? 10% मटेरियल ही यूज़ होगा जब स्टोरेज हम करेंगे, राइट? सो बेसिकली मैन्युफैक्चर आप WYE लिमिटेड को दे दिया और स्टोरेज खुद कर रहे हैं, तो आपके पास क्या लिखा है? सुपरविजरी स्टाफ लगेगा, 10% मटेरियल का लगेगा, 18,750 से ही सिर्फ लेबर कम होगा और ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 80%, राइट? नाउ थर्ड, if EXE Limited continues to manufacture the container and leaves the storage of HN2 to WYE Limited. अब तीसरा क्या कि मैन्युफैक्चर हम खुद कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ HN2 किसको दे रहे हैं? WYE Limited को दे रहे हैं. तब क्या होगा? डिवीजन KXB will retain the machine and the warehouse space for use. डिवीजन KXB क्या करेगा कि मशीन रिटेन कर लेगा and the warehouse use for space, right? वेयरहाउस स्पेस फॉर यूज भी वो क्या कर लेगा? रिटेन कर लेगा, राइट? मतलब बेसिकली वो मैन्युफैक्चर कर रहा है इसलिए वो मशीन रिटेन करेगा. अभी सुपरविजरी स्टाफ विल ऑल्सो बी रिटेन. सुपरविजरी स्टाफ मतलब तीनों ही कंडीशन में सुपरविजरी स्टाफ को निकाला नहीं जा सकता. एंड 90% ऑफ ऑल मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड. इसमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा? 90%. और स्टोरेज में कितना परसेंट रिक्वायर्ड होगा? 10%. द लेबर फोर्स विल कंटिन्यू एंड द मिसलिनियस ओवरहेड विल बी रिड्यूस बाय 20%. लेबर फोर्स कंटिन्यू रहेगी और मिसलिनियस ओवरहेड कितने से रिड्यूस होगी? बाय 20%, राइट? आपके पास तीन ऑप्शन है
टोटल शट डाउन कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, मैन्युफैक्चर उनको करने दीजिए, स्टोर खुद करिए, तीसरा आप मैन्युफैक्चर खुद करिए, स्टोर उनको करने दीजिए। ये 3 ऑप्शन है। आपको बताया कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करना है, और इनफ्लो में क्या इंक्लूडेड है, कॉस्ट अवॉइडेड। जो कॉस्ट अवॉइड हो गई, जो अभी लग नहीं रही, दैट इज एज गुड एज इनफ्लो। ये नहीं करना है आपको टोटल कि अगर आपके पास कुछ नहीं, शट डाउन हो रहा है तो कॉस्ट लग नहीं रही है, ठीक है, सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो में लिख देंगे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो वो भी क्या लिख देंगे, आउटफ्लो में लिख देंगे, राइट। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो एक्चुअल में आउटफ्लो हो रहा है कि हम जो WYE लिमिटेड को दे रहे हैं वो आउटफ्लो में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट बच पा रही है, राइट, जो कॉस्ट बच पा रही है, इट इज एज गुड एज इनफ्लो, उसको क्या लिखेंगे, इनफ्लो में लिखेंगे कॉस्ट अवॉइडेड के अंदर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर वो इनफ्लो है तो जहाँ पे आउटफ्लो हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। समझ में आया आपको? 10,000 का अगर आउटफ्लो है तो या फिर आप लिखिए 10,000 का आउटफ्लो है और यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन अगर आप उसको एज गुड एज, यहाँ पे कॉस्ट अवॉइड हुआ है तो यहाँ पे अगर आप उसको एज गुड एज इनफ्लो ऑफ 10,000 लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अभी देखिए पहले से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडिंग P6 लिखा है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3 and particulars, right? So first is cost avoided in terms of cash flow। ये सिर्फ क्या है, कॉस्ट अवॉइडेड हम लिखेंगे, इसमें अभी इनफ्लो नहीं है, एक्चुअल इनफ्लो बाद में लिखेंगे, ठीक है। कॉस्ट अवॉइडेड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज। ये कौन से वाले हैं, जो चारों साल में होंगे। पहले हम कौन से वाले लिख रहे हैं, कॉस्ट अवॉइडेड, ये 4 साल के लिए, तो जो चारों साल में होंगे। उसके बाद वन टाइम वाले बाद में लिखेंगे, ये चारों साल वाले पहले लिख रहे हैं। तो पहला क्या, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल देखिए कितना, P6 के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की, रियलाइजेबल वैल्यू की, जब खरीदे थे तब कितने का था वो। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या है, डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडिंग P6 कितना है, 5,25,000। तो एक्सक्लूडिंग P6 डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा, वर्किंग नोट में देखते हैं। वर्किंग नोट 1 देखिए, मटेरियल विल बी अवॉइडेबल कॉस्ट। ऑफ कोर्स जब अगर टोटल शटडाउन हो गया तो मटेरियल क्या है, लगेगा ही नहीं, मटेरियल विल बी अवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है। अभी देखिए कितना लग रहा था टोटल मटेरियल, 5,25,000। और एक सेकेंड रुकिए, ये अल्टरनेटिव 1 के लिए है, लेकिन पहले हम निकाल तो ले कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, राइट। मटेरियल अदर देन P6, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडिंग P6 कितना है, 5,25,000 रुपीज़ का है। और P6 कितना, P6 आपको बोला गया कि पिछले साल P6 कितना यूज हो गया, 1/5 यूज हो गया। आपके पास लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग लास्ट ईयर 1/5 ऑफ P6 वॉज यूज।
आउट ऑफ दिस 1/6 वॉज यूज इन लास्ट ईयर. टोटल P6 कितने का है? 7,50,000 रुपीज का है. उसमें से लास्ट ईयर में 1/5 यूज हो गया और इंक्लूडेड है इन मटेरियल कॉस्ट ऑफ 2011. राइट, लास्ट ईयर में कितना यूज हो गया? 1/5. टोटल P6 कितने का था? 7,50,000 का था. लास्ट ईयर 1/5 यूज हो गया. राइट, तो कितना बचा? 4/5. 1/5 यूज हो गया और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में इंक्लूडेड है. मतलब कितना इंक्लूडेड है? 1,50,000. राइट, 3,75,000. वेट अ मिनट. सो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडिंग P6 कितना है? 5,25,000. राइट, उसमें से क्या लिखा है कि लास्ट ईयर P6 यूज कितना हुआ? 1/5. मतलब कितना P6 यूज हुआ? 1,50,000. और क्या लिखा है कि लास्ट ईयर की जो मटेरियल की कॉस्ट है उसमें P6 इंक्लूडेड है. मतलब 5,25,000 वॉज इंक्लूडिंग P6 की कॉस्ट और P6 की कॉस्ट. और P6 कितना यूज हुआ? 1/5. यानी 1,50,000 इंक्लूड करके थी वो कॉस्ट. तो 1,50,000 माइनस किया. 3,75,000 एक्चुअल में क्या है? डायरेक्ट मटेरियल. इसका और कोई भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई है. राइट, तो ये डायरेक्ट है कि 3,75,000 अल्टरनेटिव 1 में. ये क्या है? कॉस्ट that can be avoided. 3,75,000 अवॉइड हो सकता है क्योंकि ऑल्टरनेटिव 1 में, अब यहाँ पे देखिए, ऑल्टरनेटिव 1 में मटेरियल कॉस्ट विल बी अवॉइडेड. तो इट इज एज गुड एज इनफ्लो. राइट, फिर ऑल्टरनेटिव 2 में, ऑल्टरनेटिव 2 में क्या दिया हुआ है आपको? राइट, हम ये भी कर सकते हैं, मटेरियल, लेबर, रेंट सारा ऑल्टरनेटिव 1 का कर ले, फिर ऑल्टरनेटिव 2 का, फिर ऑल्टरनेटिव 3. लेकिन तीनों का एक साथ करेंगे ना तो एक क्लैरिटी आएगी दिमाग में. ठीक है, अभी देखिए, मटेरियल ऑल्टरनेटिव 1 का कर लिया कि टोटली अवॉइड हो सकता है. सेकेंड का क्या? ओनली 10% ऑफ मटेरियल विल बी यूज. 10% ऑफ मटेरियल विल बी यूज, यानी 90% क्या हो जाएगा? अवॉइड हो जाएगा. ऑल्टरनेटिव 2 जहां पे हम स्टोरेज खुद कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर WYE को दे रहे हैं, उसमें क्या होगा? 10% ऑफ मटेरियल विल बी यूज, यानी 90% ऑफ मटेरियल कैन बी अवॉइडेड. सो मटेरियल 90% मटेरियल कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड. मतलब कितना? 3,75,000 इंटू 90%, ये अवॉइड हो जाएगा. फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में तो क्या है कि पूरा 100% ही अवॉइड होगा. क्यों 100% अवॉइड होगा? क्योंकि शटडाउन ही हो रहा है ना, तो मटेरियल अब लगेगा ही नहीं. 3,37,500. इसलिए वहां पे लिखा ही नहीं है कि ऑल्टरनेटिव 1 में. अब देखिएगा, सिंपल है, सिर्फ ये लिखा है कि सुपरविजरी चार्जेस लगेंगे. क्यों? क्योंकि वो जो सुपरविजन वाले एम्प्लॉयज है वो कहाँ ट्रांसफर हो गए? अदर डिपार्टमेंट में. और लेबर कॉस्ट जो है वो 100% से क्या हो गई? सेव हो गई. ये आपके पास दिया है, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है, मटेरियल नहीं लगेगा, स्टोरेज का स्पेस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा. राइट, लेबर का इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, सुपरविजन वाले या लेबर कॉस्ट डायरेक्ट, तो उनका कॉस्ट लगता जाता है, इसलिए उसके बारे में स्पेसिफिकली दिया है. बाकी सेकंड और थर्ड में इंफॉर्मेशन दी है कि हाँ, इतना % मटेरियल लगेगा, तो मतलब इतना % सेव हो जाएगा. राइट, अभी थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है कि मटेरियल के बारे में देखिए, 90% ऑफ ऑल मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड. मतलब क्या? 10% क्या हो गई? मटेरियल में सेविंग हो गई. मतलब कॉस्ट कितना अवॉइड हो गया? 10%. तो ऑल्टरनेटिव 3 में 10% मटेरियल कॉस्ट
कैन बी अवॉइडेड। समझ में आया आपको? आपको ये चीज समझ में आई? देखिए मैं आपको एक रफ में करके भी बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि देखिए यहाँ पे कुछ भी मटेरियल कॉस्ट नहीं लगा। मैं आपको ये रफ में बता रही हूँ ना, ये चीज आप, ये जो ब्लॉक वाली चीज है ये रफ है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं लगा तो आउटफ्लो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे मटेरियल कितना लगा, यहाँ पे 10% मटेरियल लगा तो आउटफ्लो हुआ 37,500। क्यों? क्योंकि 3,75,000 इंटू 10%, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ, 90% मटेरियल लगा तो आउटफ्लो हुआ 3,37,500। ये लिख ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते कि आउटफ्लो कितना कितना हुआ है, राइट। लेकिन ये जो शटडाउन और कंटिन्यू या फिर कीप और ड्रॉप वाले डिसीजन है वो कैसे हम सॉल्व करते हैं कि कितना कॉस्ट अवॉइड हुआ है प्लस कितना इनफ्लो आया माइनस आउटफ्लो। क्यों? क्योंकि शटडाउन करेंगे तो इतने कॉस्ट अवॉइड हो गए ना, तो आपको क्लैरिटी आएगी वो चीजों की कि ठीक है हमने शटडाउन किया तो इतने कॉस्ट हमारे अवॉइड हुए, इतना इनफ्लो और आउटफ्लो इतना, राइट। पता तो हमको इसमें भी चल जाएगा लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, राइट। नाउ सेकेंड क्या है, डायरेक्ट लेबर। सेकेंड क्या है, डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर में देखिए आपके पास क्या दिया है, 100% सेविंग इन डायरेक्ट लेबर। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में क्या दिया है, 100% सेविंग है डायरेक्ट लेबर में। सेकंड में दिया है सिर्फ 1,877.50 रुपीज की सेविंग है। और तीसरे में क्या दिया है कि द लेबर फोर्स विल कंटिन्यू, यानी कोई भी सेविंग नहीं है, द लेबर फोर्स विल कंटिन्यू, राइट। सो नंबर सेकंड जब हम करते हैं तो वर्किंग नोट में लिख देंगे, वर्किंग नोट 2, डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट लेबर ऑफ 3,75,000। सो ऑल्टरनेटिव 1, डायरेक्ट लेबर कैन बी सेव्ड 100%। पहले में कितना, डायरेक्ट लेबर कितना सेव हो जाएगा, 100%, दैट इज 3,75,000, राइट। ऑल्टरनेटिव 2 में क्या है, कितना सेव होगा, डायरेक्ट लेबर कैन बी सेव्ड ₹18,750। इतना सेव हो जाएगा, कितना सेव होगा डायरेक्ट लेबर, 18,750, राइट। 18,750 ही क्या होगा, सेव होगा, राइट। बाकी के पूरे आपको क्या लगेंगे ना। ऑल्टरनेटिव 3, डायरेक्ट लेबर विल कंटिन्यू टू इनकर, राइट। यहाँ पे मैं ये नहीं लिखती, डायरेक्ट लेबर विल कंटिन्यू टू इनकर। मतलब देखिए पहले वाले में क्या, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना अवॉइड हुआ, 3,75,000। दूसरे वाले में कॉस्ट कितना अवॉइड हुआ, 18,750। तीसरे वाले में अवॉइड ही नहीं हुआ, पूरा का पूरा लगा। पहले में 100% सेविंग हो रही है तो जितनी सेविंग हुई वो, दूसरे में जितनी सेविंग हुई वो, तीसरे में सेविंग ही नहीं हुई, राइट। देन नंबर 3, रेंट ऑफ वेयरहाउस। रेंट ऑफ वेयरहाउस, तो देखिए रेंट कितना लगता है वेयरहाउस का, 67,500।
और आपको क्या दिया हुआ है कि अकाउंट में कितना लिया है, सिर्फ हाफ, क्योंकि हाफ क्या था, आइडल था, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आइडल है ना, लेकिन वो लिया किसके लिए है, वो लिया जिस चीज के लिए, उसमें अगर यूज नहीं हो रहा है तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, कॉस्ट में तो उसको पूरा का पूरा लेना ही पड़ेगा। अगर रेलेवेंट कॉस्ट आप देखते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट में आपको पूरा 67,500 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके वेयर हाउस भले ही आइडल रह गया हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जहां भी वो कॉस्ट लगी आप उसको 33,750 नहीं ले सकते, ये क्या हो गया, नॉर्मल अकाउंटिंग हो गया। लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट में आपको पूरा लेना है तो 67,500 लेना है, और नहीं लेना है तो कुछ भी नहीं लेना है, राइट। जिस ऑल्टरनेटिव में लेना है तो पूरा लेना है, नहीं लेना है तो कुछ भी नहीं लेना, हाफ नहीं हो सकता, आइडल है, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, आपने इस चीज के लिए लिया है, ठीक है, तो आपके रेलेवेंट कॉस्ट में ये आएगा, राइट। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो क्या है, टोटल शटडाउन है, तो ये पूरे कॉस्ट की सेविंग है 67,500। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है कि स्टोरेज स्पेस कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड, मतलब लग रही है वो वाली कॉस्ट, राइट, मतलब डैश, कोई भी सेविंग नहीं है। फिर तीसरे वाले में क्या दिया हुआ है, लीव्स द warehouse space for use will retain the machine and warehouse space for use, मतलब warehouse space for use भी retain हो रही है, मतलब 67,500 जो कॉस्ट है वो लगेगी, वो सेव नहीं होगी, राइट। सो रेंट ऑफ warehouse 67,500, यहाँ पे ये सेविंग हो रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, राइट। देन नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ क्या है, रेंट ऑफ वेयर हाउस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर क्या रेंट ली है, मेंटेनेंस ऑफ मशीन। मेंटेनेंस ऑफ मशीन में देखिए, जब मशीन है तभी मेंटेनेंस करेंगे, जब मशीन है ही नहीं तो मेंटेनेंस किस चीज का, तो फर्स्ट ऑप्शन में तो मशीन ही नहीं है, सब कुछ शट डाउन हो गया, तो ये कॉस्ट में सेविंग हो गई, 27,000 की यहाँ क्या हो गई, सेविंग हो गई। सेकेंड वाले में मशीन विल नॉट बी रिक्वायर्ड, मतलब इसमें भी 27,000 की सेविंग हो गई। थर्ड में विल रिटेन द मशीन, मतलब यहाँ पे सेविंग नहीं हुई है 27,000 की, राइट। मेंटेनेंस ऑफ मशीन, राइट, मेंटेनेंस ऑफ मशीन भी हो गया। अभी इसके बाद देखेंगे सुपरविजन। सुपरविजन चार्जेस जो हैं वो देखिए, पहले ऑल्टरनेटिव में भी क्या बोला था कि सुपरविजरी स्टाफ विल बी ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट, मतलब सेविंग नहीं है कॉस्ट की। सेकंड में क्या बोला है सुपरविजन चार्जेस के बारे में, सुपरविजरी स्टाफ विल बी रिक्वायर्ड टू बी रिटेन, मतलब यहाँ भी सेविंग नहीं है। थर्ड में क्या बोला है, सुपरविजरी स्टाफ विल ऑल्सो बी रिटेन, मतलब यहाँ भी सुपरविजरी स्टाफ में क्या है, सेविंग नहीं है। तो सुपरविजरी स्टाफ के बारे में एक नोट बना देंगे। सुपरविजरी स्टाफ, सुपरविजरी स्टाफ is retained in second and third alternative। सेकेंड एंड थर्ड ऑल्टरनेटिव में तो रिटेन ही हुए, एंड इन फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इट इज ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट, ट्रांसफर हो रहा है अनदर डिपार्टमेंट को, so ultimately cost is not saved, कॉस्ट सेव नहीं हुई है, ठीक है। कॉस्ट क्यों सेव नहीं हुई है, अनदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो कॉस्ट लग तो रही है ना मैम, लेकिन ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं लग रही ना, वो तो वो डिपार्टमेंट चार्ज करेगा। ऐसा होता है जब हम नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते हैं। डिसीजन मेकिंग में सिंपल है कि शट डाउन किया तो ये कॉस्ट हमारी अवॉइड नहीं हो रही है, राइट। So ultimately cost is not saved, it is not relevant in decision making as it is same in
ऑल थ्री ऑल्टरनेटिव। ये क्यों डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि ये सेम है तीनों ऑल्टरनेटिव में। तो हम जिसमें अगर मैंने आपको ये बोला ही है कि तीनों ऑल्टरनेटिव में जो कॉस्ट सेम है वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं होगी, राइट? सो नाउ आगे देखेंगे हम कौन सी कॉस्ट आ गई। डेप्रिसिएशन तो लेंगे नहीं, ये ना कैश इनफ्लो है, ये कुछ एक्चुअल कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है ही नहीं। देखिए, जब डायरेक्ट लेबर सेव हो रहा है तो एक्चुअल कैश जाने से सेव हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल सेव हो रहा है तो एक्चुअल कैश जाने से बच रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन तो पहले भी एक्चुअल नहीं था, राइट? नाउ मिसलेनियस ओवरहेड्स। मिसलेनियस ओवरहेड्स, मिसलेनियस ओवरहेड्स के बारे में देखेंगे कि पहले वाले ऑप्शन में तो मिसलेनियस ओवरहेड आएंगे ही नहीं। मतलब 1 लाख कितना है? 1,18,125। ये पूरे के पूरे क्या हो गए? सेव हो गए, राइट? ये ओवरहेड्स लगेंगे ही नहीं, राइट? ये हमारे ओवरहेड्स क्यों नहीं लगेंगे? ये आउटफ्लो। मैम लेकिन फिक्स्ड वाली चीजें लेते नहीं है इसमें। अरे इसमें लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि भले ही ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है लेकिन एक्चुअल कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है, और तीनों जो ऑल्टरनेटिव है तीनों ऑल्टरनेटिव में अलग अलग है। तीनों में सेम होता है तो हम नहीं लेते। तीनों में इतनी ओवरहेड्स लग रही है, ऑल्टरनेटिव 1 में भी इतनी, 2 में भी, 3 में भी। फिक्स्ड है लेकिन तीनों ऑल्टरनेटिव के लिए फिक्स्ड है क्या? नहीं है फिक्स्ड, राइट? तीनों ऑल्टरनेटिव में चेंज हो रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है, राइट? मिसलेनियस ओवरहेड्स फर्स्ट में तो लगेंगे नहीं, पूरी सेविंग हो जाएगी। दूसरे में क्या? मिसलेनियस ओवरहेड विल बी रिड्यूस टू 80%, राइट? मतलब 80% से रिड्यूस हो जाएंगे, सिर्फ 20% ही लगेंगे, 80% क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी, राइट? और थर्ड ऑप्शन में विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी 20% से रिड्यूस हो जाएंगे, 80% लगेंगे और 20% की क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी, राइट? वर्किंग नोट में लिखेंगे हम। miscellaneous overheads, right? Alternative 1, 100% will be saved, पूरा का पूरा सेव हो जाएगा, ₹1,18,125। ऑल्टरनेटिव 2 में कितना होगा? विल बी रिड्यूस्ड बाय 80%, मतलब रिड्यूस टू 80% अलग है, रिड्यूस्ड बाय 80% अलग है। रिड्यूस टू 80% मतलब 80% हो गया, रिड्यूस बाय 80% मतलब 80% से रिड्यूस हो गया, और कितना हो गया? 20%। 80% विल बी सेव्ड, दैट इज 1,18,125 इंटू 80%। कितना सेव हुआ? 94,500। Alternative 3, 20% will be saved, that is ₹1,18,125 इंटू 20%, मतलब कितना सेव होगा? 23,625 क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, राइट? आपको समझ आ गया? रिड्यूस टू नहीं, रिड्यूस बाय 80% मतलब 80% सेव हो गया, राइट? और रिड्यूस टू 80% मतलब 80% लगा, 20% सेव हुआ, राइट? लेकिन यहाँ दोनों ही इसमें क्या लिखा है? रिड्यूस्ड बाय 80%, रिड्यूस्ड बाय 20%, राइट? सो नाउ मिसलेनियस ओवरहेड ऑल्टरनेटिव 1 में पूरा ही सेव हो गया, ऑल्टरनेटिव 2 में इतना सेव हुआ 94,500, ऑल्टरनेटिव 3 में 23,625 सेव हुआ, राइट? ये क्या हो गए? मिसलेनियस ओवरहेड हो गए, राइट? सो नाउ ये सारे हो गए, आपने सारे लिख लिए। लास्ट वाला क्या था देख लेते हैं। एक बचा था ना मिसलेनियस ओवरहेड्स के बाद, एक लिखा था
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अपोर्शन टू द डिवीजन, ये तो सिर्फ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अपोर्शन है, अपोर्शनमेंट है डिवीजन का। मतलब कि अगर ये डिवीजन क्लोज भी कर दूं, मैं शट डाउन भी कर दूं, तो ये अवॉइड नहीं होंगे, राइट। मिसलिनियस ओवरहेड क्यों अवॉइड हो रहे हैं? क्योंकि उस डिवीजन के वजह से हो रहे हैं, और अगर शट डाउन कर दे तो जीरो हो रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चर या फिर स्टोरेज में से एक कम हो गया तो भी कुछ परसेंट कम हो रहा है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो क्या सिर्फ अपोर्शनमेंट है, शट डाउन भी कर दे तो वो कॉस्ट लगते जाएंगे। मतलब तीनों अल्टरनेटिव में ही वो कॉस्ट लगते जाएंगे। शट डाउन करो, मैन्युफैक्चर किसी और को दे दो, या फिर किसी और को क्या दे दो, स्टोरेज, तो भी वो लगते ही जाएंगे, राइट। वो सिर्फ अपोर्शनमेंट है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो कॉस्ट अवॉइडेड पर एनम, कॉस्ट कितना अवॉइडेड है पर एनम? 375,000 375,000 प्लस 67,500 प्लस 27,000 प्लस 1,18,125, कितना? 9,62,625। फिर 3,37,500 प्लस 18,750 प्लस 27,000 प्लस 4,500, मतलब 4,77,750। थर्ड 37,500 प्लस 23,625। कॉस्ट अवॉइडेड कितना है? 61,125। ये कॉस्ट अवॉइडेड पर एनम है। ये कितना कॉस्ट अवॉइडेड है? पर एनम। अभी क्या कॉस्ट अवॉइडेड पर एनम के बाद क्या कि हर एनम में हमारा क्या हो रहा है? कैश आउटफ्लो भी हो रहा है, ठीक है। ये कॉस्ट अवॉइडेड पर एनम क्यों लिखा? क्योंकि हमको 4 साल का निकालना है, लेकिन आउटफ्लो भी 4 साल का है, तो आउटफ्लो भी लिख देंगे पर एनम, ठीक है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, नेट इनफ्लो या आउटफ्लो जितना होगा वो पर एनम का इनटू 4 ईयर्स करेंगे। आपको समझ में आ रही चीज? ये क्या है? कॉस्ट अवॉइडेड पर एनम। अभी कैश आउटफ्लो पर एनम भी है, राइट। मैन्युफैक्चर का, जब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे किसी और को, राइट, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे किसी और को, तो कैश आउटफ्लो कितना होगा देखते हैं। जब आप मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे किसी और को तो 9,37,500 का कैश आउटफ्लो है, और स्टोरेज का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देंगे तो 1,87,500 का कैश आउटफ्लो है। WY लिमिटेड को किसी और बोल रही हूँ, मतलब WY लिमिटेड, क्योंकि उनका क्या है? ऑफर आया हुआ है। तो यहाँ पे तो देखिए मैन्युफैक्चर मतलब 9,37,500 और फॉर स्टोरेज, ये दोनों ही हमने क्या दे दिया है? WY लिमिटेड को दे दिया है, राइट। यहाँ पे क्या स्टोरेज तो हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चर का कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया है? WY लिमिटेड। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर यहाँ पे हम स्टोरेज तो खुद कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर का दे दिया है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर तो खुद कर रहे हैं, स्टोरेज का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है WY लिमिटेड को। सो नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो कितना होगा? नेट कैश फ्लो देखिए, कॉस्ट अवॉइडेड इज एज गुड एज इनफ्लो, राइट। So 9,62,625 minus 9,37,500 minus 1,87,500, टोटल कितना है कैश फ्लो? $9,62,625 minus 9,37,500 minus 1,87,500, कितना है? 162।
937,500। देखिए मैन्युफैक्चर का सही लिखा है ना कैश आउटफ्लो, 9,37,500 और कितना प्लस 1,87,500, ये कितना हो गया माइनस 9,62,625। तो नेट कैश पर एनम नेट कैश फ्लो कितना है, ये क्या है आउटफ्लो 162,375। ठीक है, दूसरे ऑल्टरनेटिव में देखते हैं हम। कॉस्ट अवॉइडेड कितना है 477,750 माइनस 9,37,500, राइट, मतलब ये भी नेट कैश आउटफ्लो 459,750। थर्ड क्या है 61,125 माइनस 1,87,500, मतलब कितना 1,26,375। नेट कैश आउटफ्लो इतना है, राइट, नेट कैश आउटफ्लो पर एनम इतना है। सो नेट कैश आउटफ्लो फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए कितना रहेगा नेट कैश आउटफ्लो 1,62,375 इंटू 4, इतना आउटफ्लो होगा 4 साल में, राइट, 459,750 इंटू 4, इतना कैश आउटफ्लो होगा 4 साल में, और 1,26,375 इंटू 4, इतना कैश आउटफ्लो होगा 4 साल में। आपको समझ में आया मैंने ये क्या किया, ये देखिए मैंने क्या किया कि कॉस्ट अवॉइडेड निकाले पहले, उसके बाद कैश आउटफ्लो निकाला कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट WY को दे देंगे तो मैन्युफैक्चर के लिए कितना कैश आउटफ्लो होगा और स्टोरेज के लिए कितना कैश आउटफ्लो होगा। तो पहले वाले में तो दोनों ही कैश आउटफ्लो हो जाएगा, दूसरे वाले ऑल्टरनेटिव में मैन्युफैक्चर के लिए क्या होगा आउटफ्लो होगा और स्टोरेज के लिए नहीं होगा, तीसरे वाले में स्टोरेज के लिए आउटफ्लो नहीं होगा, मैन्युफैक्चर के लिए आउटफ्लो नहीं होगा, किसके लिए होगा स्टोरेज के लिए होगा, राइट। तो ये क्या हो गया कैश आउटफ्लो हो गया, और ये एज गुड एज कैश इनफ्लो, ये क्या है कॉस्ट अवॉइडेड। तो नेट जब किए तो क्या आ गया नेट कैश आउटफ्लो पर एनम आ गया, राइट, ये आउटफ्लो पर एनम आ गया। अभी फॉर 4 ईयर्स निकालेंगे, सो इंटू 4 कर दिया तो 4 ईयर्स के लिए निकल गया। अभी क्या करेंगे हम आगे, ये क्या हो गए जो 4 साल लगते थे, अभी क्या वन टाइम वाला कैश फ्लो हमको देखना है। मिनट, सो वन टाइम कैश फ्लो, ठीक है, वन टाइम के कैश फ्लो में क्या आएगा सेल ऑफ P6, ये क्या है वन टाइम का कैश फ्लो है, राइट, सेल ऑफ क्या P6। अभी आप देखते हैं कि P6 का वन टाइम कैश फ्लो क्या आ जाएगा, ये इनफ्लो है कैश का सेल ऑफ P6। देखिए सेल ऑफ P6 मतलब 7,50,000 का था, राइट, इसमें से 1/5 यूज हो गया, 1,50,000 का यूज हो गया, 6 लाख का बचा है, 6 लाख का बचा है, यानी कितने टन बचा है जब परचेस किया था तो कितने में किया था 3,750 पर टन में, 6 लाख का बचा है, राइट, जब परचेस किया था तभी के हिसाब से 6 लाख का बचा है, डिवाइडेड बाय 3,750, यानी कितने टन बचा है 160 टन बचा हुआ है, राइट, 160 टन बचा हुआ है। और आज उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, जब बेचेंगे तो कितने में बिकेगा 3,000 रुपीज में, राइट। तो जब फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, जब शट डाउन कर दिया तब तो पूरा का पूरा 100% बेच देंगे, यानी 160 इंटू 3,000 कितना 4,80,000,
जब ऑल्टरनेटिव 2 है तो 10% ऑफ ऑल मटेरियल विल बी यूज, यानी P6 का भी यूज कितना होगा, 10% होगा। 90% क्या कर देंगे हम, सेल कर देंगे, राइट। तो 90% अगर हमने सेल किया सो 4,80,000 इंटू 90% यानी 4,32,000। और थर्ड वाले में 90% ऑफ ऑल मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, मतलब क्या कि थर्ड वाले में 10% का सेल हुआ है। 10% यानी 4,80,000 इंटू 10% यानी 48,000 रुपीज का सेल हुआ है। इनफ्लो कितना है, 48,000 रुपीज का। समझ में आया? मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। सेल ऑफ P6 ना, sale of P6, right? P6 purchase cost rupees 7,50,000. 1/5 was used, so remaining is 4/5. That is 7,50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना, ₹6 लाख का बचा हुआ है, राइट। नाउ परचेस कॉस्ट पर टन, 1 टन की परचेसिंग की कॉस्ट कितनी थी, ₹3,07,50। सो टोटल टन्स रिमेन 6 लाख डिवाइडेड बाय 3,750, मतलब कितना, 160 टन्स। कितना 160 टन्स बचा है, ऑल्टरनेटिव 1 टोटल 160 टन्स विल बी सोल्ड। क्यों? क्योंकि वो बंद हो गया डिवीजन, तो पूरे 160 टन सेल कर देंगे। 3,000 पर टन के हिसाब से रियलाइजेबल वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू है ये। सो 4,80,000। ऑल्टरनेटिव 2 जब देखेंगे तो क्या कितना यूज होगा, यूज आपके पास लिखा है कि 10% ऑफ ऑल मटेरियल विल बी यूज्ड, राइट। 10% ऑफ ऑल मटेरियल विल बी यूज्ड यानी 90% of material will be sold, right? That is 160 into 90% into 3,000, right? 160 into 90% into 3,000 कितना, ₹4,32,000 रुपीज़ क्या क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। बेचेंगे तो इतने रुपए आएंगे, इसमें बेचेंगे तो इतने रुपए आएंगे। थर्ड ऑल्टरनेटिव में 10% ऑफ मटेरियल विल बी सोल्ड, क्योंकि 90% ऑफ ऑल मटेरियल विल बी यूज, तो 10% ऑफ मटेरियल विल बी सोल्ड। दैट इज 160 इंटू 10% इंटू 3,000 कितना, 160 इंटू 10% इंटू 3,000 कितना, 48,000, राइट। सो आपको समझ में आ गया। पहले वाले ऑल्टरनेटिव में 4,80,000 रुपीज का कैश इनफ्लो होगा क्योंकि सेल हो रहा है 100% मटेरियल का। दूसरे में कितने मटेरियल का सेल हो रहा है, 90%, और तीसरे में 10% मटेरियल का सेल हो रहा है। आपके पास टन्स कैसे आया, आपको समझ में आया कि आपके पास टोटल परचेस कॉस्ट कितनी थी वो दी हुई है, राइट। परचेस कॉस्ट दी हुई है आपके पास 7,50,000, उसमें से 4/5 बचा है यानी 6 लाख का आपके पास P6 बचा हुआ है, और आपने खरीदा था कितने में, 3,750 पर टन, यानी अभी कितना बचा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3,750, 160 टन बचा है। वो पूरा का पूरा बेच देंगे ऑल्टरनेटिव 1 में, राइट। पूरा का पूरा बेच देंगे ऑल्टरनेटिव 1 में। दूसरे ऑल्टरनेटिव में 90% बेच देंगे
और तीसरे ऑल्टरनेटिव में 10% बेच देंगे, राइट। यह है सेल ऑफ P6। फिर उसके बाद क्या, सेल ऑफ P6 और उसके बाद सेल ऑफ मशीन, इसमें भी इनफ्लो आएगा सेल ऑफ मशीन में। देखिए मशीन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 1,87,500। जब ये शट डाउन हो गया तो मैं मशीन बेच दूंगी 1,87,500। यहाँ पे भी लिखा है सेकेंड ऑल्टरनेटिव में मशीन विल नॉट बी रिक्वायर्ड, मतलब मैं यहाँ पे भी बेच दूंगी, लेकिन थर्ड में विल रिटेन द मशीन, यानी मैं यहाँ पे मशीन नहीं बेचूंगी, यहाँ पे मेरा मशीन के सेल से जो इनफ्लो हो रहा है वो क्या होगा, नहीं होगा। मतलब ऑल्टरनेटिव 1 और 2 में इनफ्लो होगा मशीन के सेल से, और ऑल्टरनेटिव 3 में इनफ्लो नहीं होगा मशीन के सेल से। ये मैं इनफ्लो को नेगेटिव में क्यों लिख रही हूँ, सारे आउटफ्लो को मैंने पॉजिटिव में लिख लिया है, इसलिए मैं क्या इनफ्लो को नेगेटिव में लिख रही हूँ, नहीं तो आउटफ्लो को सारों को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए अभी देखिए नेट कैश आउटफ्लो फॉर 4 ईयर्स मैंने लिख दिया था, नेट कैश आउटफ्लो फॉर 4 ईयर्स, और 1 टाइम कैश इनफ्लो कर दिया। तो अभी जब नेट कैश इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6,49,500 माइनस 4,80,000 माइनस 1,87,500, यानी 18,000। मैंने बोला ये जो मैंने माइनस साइन किया है, ब्रैकेट लगाया, ये किस में लगा है, इनफ्लो में लगा है। सो 18,000 का क्या आ जाएगा, इनफ्लो आ जाएगा। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में देखिए 18,39,000 माइनस 4,32,000 माइनस 1,87,500, कितना 12,19,500 का क्या आ गया, कैश का आउटफ्लो आ गया। थर्ड में देखिए 5,05,500 माइनस 48,000, मतलब 4,57,500 का क्या आ जाएगा, आउटफ्लो आ जाएगा, राइट। तो इनफ्लो किस में है, शट डाउन जब करेंगे तो क्या है, इनफ्लो है। सो EXC लिमिटेड शुड शट डाउन KXP and contract manufacture and storage टू WYE लिमिटेड। क्यों, क्योंकि शट डाउन करने में क्या है, हमारा इनफ्लो है, बाकी दोनों में क्या है, हमारा आउटफ्लो है, राइट। तो क्या है, शट डाउन ही ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। दिस वाज इट। हमने देखा कि कीप और ड्रॉप डिसीजन या फिर शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन में क्या करते हैं, सिंपल है कि नॉर्मल नहीं करते कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये भी कर सकते हैं ना मैम, ये मैंने आपको बताया था मटेरियल में करके कि 3,75,000 की सेविंग है, 3,37,500 की सेविंग है, 37,500 की सेविंग है। मैम इससे अच्छा ये कर सकते हैं ना, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ, यहाँ जितने आउटफ्लो हुआ वो लिखिए, और थर्ड ऑल्टरनेटिव में भी जितना आउटफ्लो हुआ वो लिखिए, लेकिन इससे ज्यादा क्लियर व्यू नहीं आएगा। क्लियर व्यू किससे आएगा कि कितना कॉस्ट अवॉइड हुआ, राइट, कितना कॉस्ट अवॉइड हुआ, इट इज एट गुड एज इनफ्लो, उसमें से माइनस क्या कीजिए, कितना आउटफ्लो हुआ, तो आपके पास आ जाएगा कि नेट कितना आउटफ्लो हुआ, ठीक है, नेट कितना आउटफ्लो हुआ इनटू 4 इयर्स। क्यों, क्योंकि ये तो पर एनम का है, राइट, इनटू 4 इयर्स, तो 4 इयर्स में नेट इतना आउटफ्लो हुआ, और उसमें से क्या माइनस कीजिए, 1 टाइम का इनफ्लो। 1 टाइम का इनफ्लो क्या है, P6 का जो सेल हो रहा है वो, और मशीन का जो सेल हो रहा है वो, उसका इनफ्लो। तो आप देखिए कि नेट इनफ्लो आ रहा है या आउटफ्लो, आपने देखा KXB का शट डाउन यानी ऑल्टरनेटिव 1 पे इनफ्लो आ रहा है, सो KXB शुड बी शट डाउन, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर और स्टोरेज दोनों का ही किसको दे देना चाहिए, WYE लिमिटेड को दे देना चाहिए, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।